हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन की। हाल ही में हमारे देश में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे और उसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जीती थी और अब वो हमारी भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है। तो हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह से होते हैं, किस तरह वोट डाले जाते हैं और वोटों की गिनती कैसे होती है। तो हम जानेंगे इसी के बारे में। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर इस टॉपिक की पीडीएफ या स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल से। तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री में वहाँ पर सभी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ये सभी टॉपिक्स हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। हम नामांकन प्रक्रिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, निर्वाचन मंडल क्या होता है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन के बारे में भी हम इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव की। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें कहा जाता है भारत का प्रथम नागरिक। तो यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो 16वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे 18 जुलाई को, जिसमें एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी। इन दोनों ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग लिया था, जिसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जीती थी और अब वो भारत की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं जो जरूरी पूरी करनी होती है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास मिनिमम ये योग्यताएं तो होनी ही चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्यता भी उसके पास होनी चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति के पास वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। और वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि लाभ का पद आखिर होता क्या है। तो जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर कोई मंत्री या एमएलए ये लाभ के पद पर नहीं होते। इन्हें कहा जाता है कि ये तो जनता के सेवक हैं। तो ये जनता के सेवक हैं, इसलिए इन्हें लाभ के पद पर नहीं माना जाता। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, एमपी या एमएलए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो लाभ का पद क्या हुआ? लाभ का पद यानी कि वह व्यक्ति किसी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए और यदि वह गवर्नमेंट जॉब में है और चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पहले क्या करना होगा? अपने उस पद से रिज़ाइन देना होगा, इस्तीफा देना होगा। उसके बाद वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमने जो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जानी वो तो कुछ बेसिक योग्यताएं थी, लेकिन योग्यताएं पूरी करने के बाद बारी आती है नामांकन प्रक्रिया की। नामांकन प्रक्रिया का क्या मतलब है? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उसे उस पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन कराना होता है। और नामांकन कराने के लिए क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं? यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वह खुद अपना नाम नहीं दे सकता। उसको चाहिए उसका प्रस्ताव आगे ले जाने के लिए 50 लोग। जो 50 लोग उसका नाम आगे लेकर जाएं उन्हें हम कहेंगे प्रस्तावक। और प्रस्तावक के अलावा होने चाहिए 50 अनुमोदक। अनुमोदक यानी कि उसके सपोर्टर, सपोर्ट में खड़े हों, जो 50 व्यक्ति समर्थन में खड़े हों, ऐसे 50 लोग होने चाहिए। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे कौन? तो जो प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे वो होंगे संसद के सदस्य, या तो राज्यसभा के या फिर लोकसभा के। लोकसभा में से कोई 50 मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी 50 व्यक्ति उस व्यक्ति का, उस उम्मीदवार का नाम आगे लेकर जाएं, उसका प्रस्ताव आगे लेकर जाएं। और उसके अलावा उन 50 के अलावा 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो और वो उसके समर्थन में खड़े रहें। तो कुल मिला के यहाँ पर कितने लोगों की ज़रूरत हुई, कितने सदस्यों की ज़रूरत हुई? 100 सदस्यों की। 50 जो प्रस्ताव लेकर जाएं और 50 जो समर्थन में साइन करें, समर्थन में खड़े रहें। तो ऐसे 100 लोगों की आवश्यकता होती है नामांकन के लिए।
जो किसी भी उम्मीदवार को पूरे करने होते हैं। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया सिर्फ प्रस्तावक और अनुमोदक से ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा जमानत राशि भी देनी होती है 15,000 की। 15,000 की जमानत राशि और 50 अनुमोदक और प्रस्तावक के साथ कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करा सकता है। तो ये थी नामांकन प्रक्रिया की 2 शर्तें जो उम्मीदवार को पूरी करनी होती है। और अब रही बात ये 15,000 की कि इस 15,000 का क्या होगा, तो चुनाव में यदि किसी व्यक्ति को मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता तो वो जमानत राशि यानी कि 15,000 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं, और अगर 1/6 भाग से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो 15,000 रुपये वापस मिल जाते हैं। तो इस तरह से होती है नामांकन प्रक्रिया। लेकिन 1997 से पहले ऐसा नहीं था। 1997 से पहले क्या होता था, सिर्फ 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की ज़रूरत होती थी और ज़मानत राशि भी 2500 थी। लेकिन फिर देखा गया कि ये शर्त तो हर कोई आसानी से पूरी कर ही लेता है, तो ये संख्या बढ़ा दी गई। 1997 में संशोधन किया गया और प्रस्तावक और अनुमोदक के साथ साथ जमानत राशि भी बढ़ा दी गई। तो ये बात थी पूरी नामांकन प्रक्रिया की। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो अभी 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो आप में से किसी को याद है कि कोई वोट डालने गया हो? नहीं, कोई नहीं गया, क्योंकि जनता राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। तो फिर कौन भाग लेता है? भाग लेते हैं जनता द्वारा चुने गए सदस्य। अब वो कौन होते हैं? वो होते हैं निर्वाचन मंडल। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें निर्वाचन मंडल के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचन मंडल के सदस्य वोट डालते हैं। और इसके बारे में हमें बताया गया है अनुच्छेद 54 में। संविधान के अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होंगे उसमें निर्वाचन मंडल के सदस्य ही वोट डालेंगे, सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। अब निर्वाचन मंडल के सदस्य में कौन कौन शामिल हैं उसकी बात कर लेते हैं। संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के वो सदस्य जो चुनकर आते हैं, जनता द्वारा चुनकर जो संसद में आते हैं, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। क्योंकि कुछ जो मेंबर होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत किए गए जो मेंबर हैं वो यहाँ पर भाग नहीं लेते। भाग कौन लेता है? जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं वो सदस्य। फिर निर्वाचन मंडल में शामिल है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए। और एमएलए वो जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जो निर्वाचित होते हैं। मनोनीत वाले यहाँ पर भी भाग नहीं लेंगे। और राज्यों के अलावा हमारे पास होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और पौंडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, यानी कि वो एमएलए जो जनता द्वारा चुनकर आए हैं। मनोनीत एमएलए भाग नहीं लेंगे। जनता द्वारा जो चुनकर सदस्य आए हैं केवल वही भाग लेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? एक तो एमपी जो निर्वाचित हैं, दूसरे एमएलए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के, और दिल्ली और पौंडुचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के। तो ये 3 प्रकार के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव में, और इन्हीं को ही निर्वाचन मंडल का सदस्य भी कहा जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, निर्वाचन मंडल के सदस्य, इनके बारे में हमने जान लिया। लेकिन कौन लोग शामिल नहीं होते, एक बार इस बारे में भी बात कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के वो सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भाग नहीं लेंगे, वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य यानी कि विधानसभाओं के वो सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं, वो भी भाग नहीं लेंगे। और विधान परिषद के सदस्य, भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हैं। तो विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं हैं और वो भी राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं रखते।
इसके अलावा विघटित सभा के सदस्य भी राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल नहीं हो सकते। अब ये विघटित सभा क्या होती है? विघटित यानी कि जो बिखर चुकी हो, जिसका विघटन हो गया हो। ऐसी कोई भी सभा हो सकती है, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, जो भंग हो गई हो या फिर जिसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, जिसके चुनाव अभी ना हुए हो, तो वो होती है विघटित सभा। उसके सदस्य भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, वोट नहीं डालेंगे। तो विघटित सभा इस बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन नहीं हो पाया है, जिस कारण इस बार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई भी वोट नहीं डालेगा। तो ये बात थी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग वोट डाल सकते हैं और कौन नहीं डाल सकते। तो इसके बारे में हमें बताया गया है अनुच्छेद 54 में कि निर्वाचन मंडल के सदस्य जो होंगे वही केवल राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोट डालेंगे, जनता प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शामिल नहीं होती। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव की कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, किन तरीकों से, किन विधियों से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव के बारे में हमें बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 55 में कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा। इन विधियों से, इन तरीकों से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति पद के लिए जो है नतीजे हमारे सामने आएंगे। तो एक एक करके अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। हमने ये तो जान लिया कि कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब जो भी सदस्य, निर्वाचन मंडल के जो भी सदस्य वोट डालेंगे, उनको दिया जाता है एक मतपत्र। इस तरह का एक पेपर दिया जाता है उन्हें, जिस पर क्या होता है, कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। तो हर किसी को एक मतपत्र दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मतपत्र होते हैं जिस पर दोनों या जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर सदस्यों को क्या करना होता है, उनको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है। प्रेफरेंस कैसे? जैसे कि कोई एक सदस्य है, यहाँ पर हम मान लेते हैं आर नाम का एक सदस्य है जो किसी भी सभा का सदस्य हो सकता है, चाहे तो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा। तो उनको क्या करना है, उनको पसंद है कैंडिडेट ए, तो वो कैंडिडेट ए को नंबर 1 पर रखेंगे। वो कैंडिडेट ए को वोट डालना चाहते हैं, वो कैंडिडेट ए को नंबर 1 पर रखेंगे। और वो कैंडिडेट बी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उनको वोट नहीं डालना चाहते, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ तो भरना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर उनको दे देंगे नंबर 2। फिर आती है दूसरे सदस्य की बारी। दूसरा सदस्य यहाँ पर कोई है एम, तो जो एम है, अब वो तो कैंडिडेट बी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो कैंडिडेट बी को नंबर 1 पर रख देंगे। और क्योंकि उनको कैंडिडेट ए पसंद नहीं है, तो वो कैंडिडेट ए को नंबर 2 पर रख देंगे। इसी तरीके से अगर और भी कैंडिडेट्स हुए तो उनको भी इसी तरीके से प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी सदस्य होंगे उस हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से हर कोई अपनी प्रेफरेंस, अपनी वरीयता भरेगा। इसी को ही कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसी प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। हर सदस्य, हर कैंडिडेट्स, हर उम्मीदवार को इसी तरह वरीयता या प्रेफरेंस देता है। एकल संक्रमणीय मत के बारे में हम अभी आगे समझेंगे डिटेल में। और जो राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं वो गुप्त मतदान होता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों को क्या दिया जाता है, एक मतपत्र दिया जाता है, जिसमें उम्मीदवार के नाम के आगे वरीयता अंकित करनी होती है, यानी कि अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है सदस्यों को। और फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के वोट का एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होती है। अगर किसी सदस्य ने किसी कैंडिडेट को एक यहाँ पे प्रेफरेंस दी है तो उसका मतलब एक नहीं है, उसकी एक वैल्यू होती है। और वो वैल्यू क्या होती है, वो कैसे निकाली जाती है, वो हम अभी समझेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे पास 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो एमएलए होते हैं, दूसरे एमपी होते हैं। एमएलए यानी कि विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सदस्य। तो एक विधायक के, एक एमएलए के वोट की वैल्यू, मत का मूल्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है जो यहाँ पर दिया हुआ है। राज्य की कुल जनसंख्या को भाग दिया जाता है राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य से,
फिर उसको गुणा किया जाता है 1/1000 से। यानी कि हमें किसी राज्य के विधायक की अगर वैल्यू निकालनी है वोट की, तो जैसे कि अगर हमें उत्तर प्रदेश के किसी विधायक की वैल्यू निकालनी है तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को रखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भाग किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं। जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनको उससे डिवाइड किया जाएगा और फिर निर्वाचित सदस्य यानी कि जनसंख्या को भाग दिया जाएगा निर्वाचित सदस्य से, फिर उसको 1/1000 से गुणा किया जाएगा। तो इस फॉर्मूले से एक विधायक के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। यही अगर हमें किसी और राज्य के विधायक की वोट की वैल्यू निकालनी हो, जैसे हमने यहाँ तो यूपी लिया, अगर हमें पश्चिम बंगाल की निकालनी है, वेस्ट बंगाल की निकालनी है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल की हम जनसंख्या लेंगे और वहाँ के निर्वाचित सदस्य कितने हैं विधानसभा में उनकी संख्या लेंगे और फिर उसको 1/1000 से गुणा करेंगे। अगर किसी और राज्य की निकालनी, जैसे कि सिक्किम के निकालनी है, तो वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के निर्वाचित सदस्यों की संख्या लिखी जाएगी। तो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है एक विधायक के वोट की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान रखा जाता है जनसंख्या का और कुल निर्वाचित सदस्यों का। तो इससे हमें एक बात समझ आती है कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उस राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के विधायक के वोट की वैल्यू भी सबसे कम होगी। तो ये तो हमने जानी कि एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक सांसद के वोट की वैल्यू यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी राज्य हैं उनके विधायक के वोट की वैल्यू, सभी राज्य यानी कि हमारे भारत में 28 राज्य हैं और उनके जितने भी विधायक हैं उनके वोट की वैल्यू को प्लस करके, यानी कि सभी विधायकों के वोट की वैल्यू, उसको भाग देंगे संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उससे, संसद के सदस्यों से यानी कि एमपी से। तो इस तरीके से हमारे पास एक सांसद के वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो सभी सांसदों के वोट की वैल्यू एक सी ही रहती है, लेकिन सभी विधायकों के वोट की वैल्यू एक सी नहीं होती। हर राज्य के विधायक की अलग वैल्यू होती है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं तो वर्तमान में एक सांसद के, एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है, 700। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधायक के वोट की वैल्यू 208 है। वहीं सिक्किम, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, वहाँ के विधायक की वोट की वैल्यू 7 है। आंध्र प्रदेश के विधायक के वोट की वैल्यू 159 और केरल के विधायक के वोट की वैल्यू 152, गुजरात के एमएलए के वोट की वैल्यू 147 और दिल्ली के विधायक के वोट की वैल्यू है 58। तो इस तरह सभी राज्यों के विधायकों की वोट की वैल्यू अलग अलग है। वहीं एक सांसद के वोट की वैल्यू फिक्स है जो कि 700 है। तो वर्तमान निर्वाचन मंडल यानी कि जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार रखते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 4809, जिसमें लोकसभा के 543 सदस्य हैं और राज्यसभा के 233। वहीं विधानसभाओं के टोटल 4033 सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सभी जो सदस्य हैं निर्वाचन मंडल के, उनके वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और अलग अलग राज्यों के विधायकों की वोट की वैल्यू अलग अलग है। और इस बार निर्वाचन मंडल में कुल सदस्य संख्या भी हमने जान ली। तो यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि जम्मू कश्मीर इस बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग नहीं लेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का अभी तक गठन नहीं हुआ है। हमने क्या जाना कि जनगणना के आधार पर मतों का मूल्य जो है डिसाइड किया जाता है। जो सभी राज्यों की जितनी भी जनसंख्या है उसके आधार पर ही तो वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो जो ये जनगणना का आधार है वो है 1971 की जनगणना, यानी कि जनगणना का आधार 1971 की जनगणना को माना गया है। वर्तमान में जो भी हम वोट का वैल्यू निकाल रहे हैं जनसंख्या के अनुसार, वो 1971 के अनुसार है। तो संविधान के अनुच्छेद 62 में हमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं
उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ये हमें कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 62 में। तो अभी तक हमने जान लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होंगे, कौन कौन लोग उसमें भाग लेंगे और अलग अलग लोगों के, अलग अलग सदस्यों के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। जनसंख्या का आधार क्या होगा? जनसंख्या का आधार है 1971 की जनगणना। तो अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, वोटों की गिनती किस तरीके से होती है, और हम जानेंगे एकल संक्रमणीय मत के बारे में कि एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। क्योंकि हमने पीछे जाना था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अब हम बात करेंगे एकल संक्रमणीय मत की और राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती की कि किस तरह से वोटों की गिनती होती है। अब हर सदस्य ने यहाँ पे हर उम्मीदवार को, उम्मीदवार ए, बी और सी को अलग अलग प्रेफरेंस दी है। हमने जाना था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में यही होता है कि हर उम्मीदवार को वरीयता देनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक सदस्य ने उम्मीदवार ए को 1, उम्मीदवार बी को 2 और उम्मीदवार सी को 3 ये प्रेफरेंस दी है। इसी तरह किसी दूसरे सदस्य ने उम्मीदवार बी को नंबर 1 पे रखा है, ए को 2 पर और सी को 3 पर, और इसी तरह सभी ने अपनी अलग अलग प्रेफरेंस दी है। तो अब हम देखते हैं कि इन चुनाव में वोटों की गिनती किस तरह से होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले प्रथम चरण के चुनाव, प्रथम चरण की गिनती। तो प्रथम चरण की गिनती कैसे होगी? सबसे पहले देखा जाएगा कि नंबर 1 प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसे मिली है। तो ए को नंबर 1 प्रेफरेंस मिली है 2 बार, और बी को नंबर 1 प्रेफरेंस मिली है, बी को भी 2 बार मिली है, और सी को नंबर 1 प्रेफरेंस मिली है सिर्फ 1 बार। तो यहाँ पर सी जो है हार गया और ए और बी सेम नंबर पर हैं। तो इसलिए जब बी हार गया, कोई 2 कैंडिडेट जीत रहे हैं और एक पीछे रह गया, तो उसके वोटों का ट्रांसफर कर दिया जाता है ए और बी में। ए और बी यानी कि दोनों कैंडिडेट्स में जो हार गया या फिर जो पीछे रह गया उस कैंडिडेट के वोट का ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत, कि यहाँ पर जो एक कैंडिडेट पीछे रह गया उसके वोटों का ट्रांसफर कर दिया जाता है बाकी और लोगों के और उम्मीदवारों के वोट्स के अंदर, उनके अकाउंट्स के अंदर। तो इसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत। तो अब हम देखते हैं नतीजे कैसे घोषित होंगे। तो प्रथम चरण में जो गिनती हुई उसमें दो कैंडिडेट्स एक ही उस पर हैं नंबर पर, यानी कि यहाँ से हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे चरण की गिनती करेंगे और देखेंगे नंबर 2 प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसे दी गई है। तो ए को नंबर 2 सिर्फ एक ही बार दिया गया है, और बी को नंबर 2 प्रेफरेंस मिली है 2 बार। तो यहाँ पर बी जीत गया और हमारे सामने रिजल्ट क्लियर है कि बी जीत गया। दूसरे चरण की गिनती जब भी की जाती है जब पहले चरण में जो है नतीजे क्लियर ना हो। तो इस तरह राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होते हैं, इस तरीके से गिनती होती है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि राष्ट्रपति के चुनाव किस तरह से होते हैं, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग ले सकते हैं, निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल हैं, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए गिनती किस तरह से होती है, नतीजे किस तरह से घोषित किए जाते हैं, हमने अभी तक ये जान लिया। तो इस बार हमारे सामने 2 उम्मीदवार थे, यशवंत सिन्हा जी और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को यशवंत सिन्हा जी से ज़्यादा वोट मिले थे, इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई थी और अब वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। 1997 से ये बीजेपी में शामिल हुई थी और उसी के बाद से इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, और यह भारत के झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी हैं, और ये
उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। तो ये सभी हमने जानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की कुछ उपलब्धियों के बारे में हमने बात की। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से संबंध रखती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपको राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और आपको अगर इस टॉपिक की या किसी और टॉपिक की PDF या स्टडी मटेरियल चाहिए हो तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अभी जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।